Hello students, in this video we will be discussing the questions of the chapter cash flow statement. So let's get started from question number 49. इससे previous तक के सारे questions हम already discuss कर चुके हैं, तो question number 49 से start करते हैं. क्वेश्चन 49 में हमसे बोला गया है कि आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करिए. मीशी लिमिटेड की बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 हमें दे रखी है, जिसके अंदर हम लोगों के पास काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में हैं, एसेट्स में हैं, और उसके बाद हमें नोट्स टू अकाउंट भी प्रोवाइड कर रखा है. क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला हुआ है ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 1,40,000 accumulated depreciation provided thereon 1,10,000 was sold for 20,000. ठीक है, यानी कि एक मशीनरी जो कि 1,40,000 रुपये की थी, जिसके ऊपर 1,10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा, उसको हमने 20,000 में बेचा. बट मैंने कहा था कि अगर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उस पर्टिकुलर बैलेंस का ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर भी गिवन हो तो उसको ध्यान से सॉल्व करना है. तो मैंने देखा कि मशीनरी की मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर भी गिवन है, तो ध्यान से करना. सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं, साथ में नोट्स टू अकाउंट का पॉइंट नंबर 2 भी ध्यान देना है. आगे बोला हुआ है ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 80,000 वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 16,000. ओके, डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2023. यानी कि स्टूडेंट अगर आप देखेंगे लाइबिलिटी साइड में जहाँ पे डिबेंचर्स लिखे हुए हैं, तो उसमें 31 मार्च 2022 पे डिबेंचर्स का बैलेंस 2 लाख का है, बट 31 मार्च 2023 पे डिबेंचर का बैलेंस बढ़ के 3,20,000 हो गया है. यानी कि जो ये बैलेंस बढ़ा है, 2 लाख से 3,20,000 हमारे डिबेंचर्स हुए हैं. जो 1,20,000 से बैलेंस बढ़ा है, वो कह रहे हैं वो कि जो ये बढ़ा है ना, ये 31 मार्च 2023 में बढ़ा है. ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है हमें लास्ट वाले पॉइंट के थ्रू. ठीक है गाइस, तो हम सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगे. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में फर्स्ट स्टेप होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का, जिसके लिए सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट चाहिए है. तो प्रॉफिट के लिए हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है. अगर आप देखेंगे नोट्स टू अकाउंट का पॉइंट नंबर 1 में हमें सरप्लस दे रखा है, तो वहीं से हमारे पास वो निकल के आ जाएगा गाइस. तो यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा कि प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L. ठीक है, एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L. तो देखिए 3,40,000 माइनस में 2 लाख हमने यहाँ पे किया, तो हमारे पास 1,40,000 आ गया. साथ में हम क्या करते थे, यहाँ पे जो भी चीज़ें आप लोग लेते थे, देखिए उसमें से मुझे सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे गिवन है, और वो है जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व का भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि 3 लाख माइनस में 2,40,000, जिससे मेरे पास 60,000 आ रहा है, वो मैंने लिख दिया. इसके अलावा और कोई भी चीज़ यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करते, तो इधर से मेरे पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. ठीक है, जो कि कितना आ रहा है 1,40,000 प्लस 60,000 गिव्स यू 2 लाख रुपीज़. तो स्टूडेंट पहले मैं आपको वर्किंग नोट पे लेके आई हूँ. देखिए, आप बोलेंगे मैम ये पता कैसे लगता है कि कब हमें कौन से एसेट का या लाइबिलिटी का अकाउंट प्रिपेयर करना है. देखिए स्टूडेंट, जब आपको किसी भी एसेट या लाइबिलिटी के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के साथ साथ उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन होना, तो उस टाइम पे आप उसका अकाउंट बनाओ. जैसे कि यहाँ पे मशीनरी की बात हुई, ओपनिंग क्लोजिंग के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग क्लोजिंग के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी गिवन है. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के ओपनिंग क्लोजिंग के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी पॉइंट गिवन है, तो कि उससे हम अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं और कोई भी चीज़ हमसे मिस आउट नहीं होती. तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट एक एसेट अकाउंट होता है, इसलिए इसकी ओपनिंग फिगर जो है वो आपको डेबिट साइड पे देखने को मिलेगी, जो कि 14 लाख रुपीज़ की है, और जो इसकी क्लोजिंग फिगर है वो हमें क्रेडिट साइड पे देखने को मिलेगी, जो कि 21,40,000 रुपीज़ की है. आगे उन्होंने देखिए हमें क्या क्या बोल रखा था, ध्यान से पढ़िएगा. आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के फर्स्ट नंबर पॉइंट को पढ़ना है, जिसमें लिखा है ड्यूरिंग द ईयर जो मशीनरी 1,40,000 रुपये की थी, जिसपे 1,10,000 का डेप्रीसिएशन लगा था, उसको हमने 20,000 में बेचा. अब सबसे पहली बात स्टूडेंट, अगर आप किसी भी एसेट को बेचोगे तो वो एसेट की वैल्यू कम होगी या बढ़ जाएगी? आपने कहा मैम कम हो जाएगी. 20,000 की बेची तो मेरे पास आया बैंक में पैसा. ठीक है, 20,000 रुपये मेरे पास आए तो कि मैंने मशीनरी को बेचा. ओके,
अच्छा, वो कह रहे हैं उसके ऊपर डेप्रीसिएशन भी लगा है, तो डेप्रीसिएशन से एसेट की वैल्यू कम होगी, इसीलिए मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा गाइस। और उसके बाद में स्टूडेंट, अब आप मेरे को खुद बताओ, एक मशीनरी जो कि कितने रुपए की है, 1,40,000 की, उस पर अगर मैंने 1,10,000 का डेप्रीसिएशन लगाऊंगी तो उसकी वैल्यू कितनी बचेगी? आपने कहा मैम 30,000 बचेगी। यही तो मतलब हुआ भाई, मशीनरी थी 1,40,000 की, मैंने उस पर 1,10,000 का डेप्रीसिएशन लगाया, उसकी वैल्यू 30,000 की बची है, बट उसे बेचा मैंने 20,000 पे है, यानी कि मैंने 10,000 के नुकसान पे बेचा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी, तो मैंने 10,000 के नुकसान पे बेचा, तो अगर हमें लॉस हो जाता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, बिकॉज इट इज़ लॉस ऑन सेल, 10,000 का लॉस हो गया। समझ में आया? अब मैंने क्या किया, यहाँ पे टोटल किया और इधर भी टोटल किया, तो स्टूडेंट इधर का टोटल करके 22,80,000 आ रहा है, तो इधर भी इतना ही आना चाहिए, बट इधर मेरी बैलेंसिंग फिगर बच रही है 8,80,000 की। तो अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है, यानी कि एसेट की अगर डेबिट साइड पे आ रही है तो एसेट बढ़ेगा, यानी कि परचेज किए हैं हमने फिक्स्ड एसेट्स। तो देखिए कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, परचेज की इन्फॉर्मेशन मिल गई, लॉस की इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाते हैं। ये एक लाइबिलिटी अकाउंट है, इसलिए इसकी ओपनिंग फिगर आपको क्रेडिट साइड पे देखने को मिलेगी, जो कि 1,90,000 की है, और इसकी क्लोजिंग फिगर आपको डेबिट साइड पे देखने को मिलेगी, जो कि 2,40,000 की है। अब डेप्रीसिएशन हमने यहाँ पे क्रेडिट किया तो यहाँ पे डेबिट करेंगे, और यहाँ पे हमने डेप्रीसिएशन का नाम यूज़ किया तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट का नाम यूज़ करेंगे। यही तो 11th में एक ही चीज़ सीख के आए थे कि एंट्री से लेजर कैसे बनाते हैं, वही किया है हमने यहाँ पे, कि एक लेजर में अगर कोई चीज़ क्रेडिट हो रही है तो अपने ही लेजर में वो डेबिट होगी, और नाम एक दूसरे का आता है। समझ में आया? तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट में अमाउंट तो सेम ही आएगा, यहाँ पे भी 1,10,000 तो यहाँ पे भी 1,10,000 ही आएगा। अब हमने क्या किया, इधर टोटल किया दोनों साइड, तो देखिए इधर का टोटल तो 3,50,000 आ रहा है, तो इधर भी 3,50,000 ही आना चाहिए, बट यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बच रही है, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये है वो डेप्रिसिएशन जिसका अमाउंट अब हम लोग लेके जाएंगे कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। समझ में आया आपको? ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई, ठीक है। चलिए, अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक एसेट अकाउंट है, इसलिए इसकी ओपनिंग फिगर आपको डेबिट साइड पे देखने को मिलेगी, और इसकी क्लोजिंग फिगर हम लोगों को क्रेडिट साइड पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है, जो 80,000 की इन्वेस्टमेंट थी उसको हमने 16,000 के प्रॉफिट पे बेचा। यार 80,000 की वो थी, मैंने 16,000 के प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि मैंने 96,000 पे बेचा होगा ना। जब मैं किसी 80,000 की चीज़ को 96,000 पे बेचूंगी तभी तो मुझे 16,000 का प्रॉफिट होगा। और ये बात उन्होंने हमें डायरेक्टली बताने के बजाय इनडायरेक्टली बताई कि भैया 80,000 की चीज़ को 16,000 के प्रॉफिट पे बेचा, तो अल्टीमेटली बेचा कितने पे, 96,000 पे। तो बैंक में पैसा कितना आया होगा, 96,000 आए होंगे। समझ में आया आपको? अब आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट आप डेबिट साइड पे लिखते हो, तो 16,000 का प्रॉफिट हुआ था। अब हमने क्या किया, दोनों साइड टोटल करा, इधर टोटल करके हमारे पास 3,66,000 आ रहा है, तो इधर भी 3,66,000 ही आना चाहिए, बट यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बच गई है 1,50,000 रुपये की। तो जो ये बैलेंसिंग फिगर है, ये अगर डेबिट साइड पे आ रही है एसेट के, तो इट मीन से परचेज है, तो हमें यहाँ से परचेज का अमाउंट मिल गया, प्रॉफिट का अमाउंट मिल गया, और सेल का अमाउंट तो था ही, इसको हम इन्वेस्टिंग में ले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब वर्किंग नोट्स कंप्लीट हो गए, तो अब हम फटाफट से अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट को ओवर करेंगे गाइस। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम के बाद अब हम लेंगे नॉन कैश आइटम। इसमें सबसे पहले आएगी डेप्रीसिएशन, जो कि अभी हमने 1,60,000 की निकाली वर्किंग नोट में। देन स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम लेंगे 2 लाख का 10%, ठीक है। तो 2 लाख का 10% अगर मैंने किया तो मेरे पास 20,000 आया। देन लॉस होता है तो प्लस करते हैं, और प्रॉफिट होता है तो माइनस करते हैं। तो मशीनरी की सेल पे हमें लॉस हुआ था, तो मैं उस लॉस को प्लस कर रही हूँ 10,000, तो 1,90,000 तो पहले प्लस हो गया, इनको प्लस करके आ गया 3,90,000। मैंने क्या बोला, प्रॉफिट होता है तो माइनस करते हैं, तो प्रॉफिट जो हमें हुआ इन्वेस्टमेंट को बेच के उसे आप माइनस करोगे, तो प्रॉफिट मैंने 16,000 का माइनस किया, तो अल्टीमेटली 3,74,000 आ गया, जो कि आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
अब हम करेंगे अपने वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट, यानी कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो देखो अब उसके लिए आप लोग वापस से अपनी बैलेंस शीट पर जा सकते हैं और वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट करंट लाइबिलिटीज़ की बात करेंगे तो बैंक लोन हमारा कम हो रहा है, ठीक है, एंड ट्रेड पेबल्स की वैल्यू भी कम हो रही है। ओके, उसके बाद में अगर मैं आपसे करंट एसेट्स की बात करूं तो आप उधर भी देख सकते हैं कि जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनकी वैल्यू भी कम होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम लोग करते हैं इसको। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी, अगर करंट लाइबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो हम भी माइनस करते हैं। तो यहाँ माइनस करो स्टूडेंट, ठीक है, हमारी वैल्यू कम हो रही है ना ट्रेड पेबल्स की, तो उसे मैं माइनस करूँगी, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। 30,000 से कम हो रही है, 30,000 माइनस करेंगे। मैम एक बार फटाफट से क्विक बता दो कि रीज़न क्या होता है। देखो ट्रेड पेबल कम हो रहे हैं, यानी कि अगर मेरे को पहले ट्रेड पेबल मेरे अगर 30,000 के थे ना, तो अब वो 10,000 के हो गए, वो कम हो गए। कम कब होंगे यार, जब उन्हें पे किया होगा तो कैश चली गई होगी, इसीलिए जब भी लाइबिलिटी कम होती है तो हम माइनस करते हैं। फिर आप बोलोगे कि मैम अगर हमारे करंट एसेट्स कम होते हैं तो फिर हम उसको प्लस क्यों करते हैं, उसका रीज़न तो देखो ये है ट्रेड रिसीवेबल्स जो कि हमारे कम हो रहे हैं 2,20,000 से। ओके, तो अगर मेरे जैसे मान लो कि मेरे डेटर्स थे, अगर मेरे डेटर्स कम होंगे ना गाइस, तो मेरे पास मतलब कि कम कब होंगे, जब वो मुझे पैसा देंगे तो कैश का इनफ्लो हुआ होगा, इसीलिए करंट एसेट्स के कम होने पे प्लस, करंट लाइबिलिटी के कम होने पे माइनस। ठीक है, क्लियर रीज़न है इसके पीछे। 1,90,000 हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस करके 1,90,000 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने प्लस किया तो 5,64,000 आ गया, जो कि अल्टीमेटली क्या आया है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, देखिए भाई अगर अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमने फिक्स मतलब बैंक में जो जो पैसा आया था, तो सबसे पहले तो हमने अपनी मशीनरी बेची थी तो पैसा आया है सेल करके तो प्लस में लिख दिया। उसके बाद हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को सेल किया, पैसा आया होगा फर्म में तो प्लस कर दोगे। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास प्लस में भी बैलेंसिंग फिगर जो निकल के आ रही थी ना, उससे अब माइनस करो, तो कि परचेज करने से कैश का आउटफ्लो हुआ होगा। तो हमने परचेज करी है हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने की, 1,50,000 की, इसको माइनस करो। उसके बाद में फिर आप लोगों ने परचेज़ किए थे फिक्स्ड एसेट यानी कि मशीनरी, तो उसे भी माइनस करेंगे आप, तो कि जब हम परचेज़ करते हैं तो कैश का आउटफ्लो हो जाता है। फर्म में एसेट तो आ जाता है बट कैश का आउटफ्लो होके आता है। ठीक है, तो इन सबको जब मैंने किया स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आ रहा है ना वो नेगेटिव आ रहा है, इसलिए मैंने लिखा है नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और कितना आ रहा है अल्टीमेटली बैलेंस, तो अल्टीमेटली बैलेंस आ रहा है 9,14,000 नेगेटिव में। ओके, अब फाइनेंसिंग पर चलते हैं। तो फाइनेंसिंग में स्टूडेंट हमारा शेयर कैपिटल बढ़ रहा था तो प्लस में लिखेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, 4 लाख। उसके बाद में हमारे डिबेंचर्स, देखो डिबेंचर्स बढ़ते हैं, लाइबिलिटी तो बढ़ रही है, बट हम लोग डिबेंचर क्या है, एक लोन है, तो हमारे पास कैश तो आ रही है ना, तो हमें सिर्फ कैश से मतलब है, एसेट लाइबिलिटी से मतलब नहीं है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, तो ये कितना है 20,000। ओके गाइस, देन हम लोगों ने बैंक लोन हमारा कम हो रहा है, बैंक लोन एक तरीके से रीपे हो रहा है, अगर रीपे होगा तो लाइबिलिटी तो कम हो जाएगी बट कैश तो जा रही है ना, इसीलिए माइनस। सेम वे में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम लोग डिबेंचर्स पे, तो पे करोगे तो आपकी कैश चली जाएगी, इसलिए 20,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। और स्टूडेंट हमने इंटरेस्ट पेड हम लोग ऑपरेटिंग में प्लस इसलिए करते हैं बिकॉज ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, इसलिए इसको आउटफ्लो हम लोग फाइनेंसिंग में दिखाएंगे, तो ऑपरेटिंग में प्लस कर देते हैं बिकॉज ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं होता, और इसको फाइनेंसिंग में माइनस करते हैं बिकॉज ये बोरोविंग से, इसलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, शायद स्लिप ऑफ टंग की वजह से मैंने भी यही बोला था अभी पीछे, बट देखिए डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम राइट, बट इंटरेस्ट पेड का रीज़न मैंने अभी क्लियर किया कि वहाँ पे हम लोग क्यों करते हैं। तो इसको सॉल्व करके अल्टीमेटली मेरे पास 4,90,000 आ रहा है, जो कि पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बन गया,
है ना। तो अब नेट इंक्रीज और डिक्रीज हम लोग पता कर लेते हैं ए, बी और सी को प्लस करके। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास नेट इंक्रीज 1,40,000 का आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस 3,20,000 है, जिनको प्लस करके 4,60,000 आ रहा है, जो कि क्लोजिंग बैलेंस ही है। तो इट मीन्स हमारा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे हमारे लोगों को ट्रेड पेबल्स दिख रहे हैं। तो ट्रेड पेबल की वैल्यू प्रीवियस ईयर से इस ईयर में बढ़ गई है, इसको प्लस करेंगे तो कि करंट लायबिलिटी बढ़ रही है। उसके बाद अगर आप देखें तो मुझे दिख रहा है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, गुडविल की वैल्यू कम हो गई है। करंट इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है, इन्वेंट्रीज हम लोग के पास, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट का भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है। अगर मैं इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करूं तो इक्विटी बैलेंस बढ़ रहा है, प्रेफरेंस का कैपिटल कम हो रहा है। देन सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस, साथ ही साथ में हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वो हमसे कह रहे हैं कि प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड 22 वर 60,000 एंड 50,000। यानी कि हमें प्रपोज्ड डिविडेंड 2023 और 2022 दोनों का गिवन है। स्टूडेंट, मैंने एक एक चीज़ का ट्रीटमेंट आपको एक्सप्लेन कर रखा है और प्रपोज डिविडेंड का भी ट्रीटमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो आपको पहले तो इस प्लेलिस्ट की शुरू की 2 वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ताकि पहले आपको एक एक आइटम का जो ट्रीटमेंट है वो क्लियर हो, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना आए और आप वो एडजस्टमेंट पढ़ते ही समझ जाओ कि यार यहाँ पे तो ये करना है। ठीक है, तो वो पहले तो मैंडेटरी है। देन स्टूडेंट, हमें मशीनरी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 50,000 की जो मशीनरी थी, इस पर 30,000 का डिप्रीसिएशन लगा, उसको हमने 10,000 में बेचा। डिप्रीसिएशन चार्ज कितना हुआ है पूरे साल में? 20,000 का। इंटरिम डिविडेंड हमने 20,000 का पे किया है और इनकम टैक्स हमने 35,000 का पे किया है। अब मैं देखूँ स्टूडेंट, तो मुझे ना प्रोविजन फॉर टैक्स के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के साथ साथ 5th पॉइंट में ये भी बोल रखा है कि इनकम टैक्स पेड 35,000 है, इसीलिए मैं प्रोविजन फॉर टैक्स का यहाँ पे अकाउंट प्रिपेयर करूँगी, जो कि एक लाइबिलिटी अकाउंट है। इसलिए इसकी ओपनिंग फिगर मेरे को 40,000 क्रेडिट साइड पे मिली और जो इसकी क्लोजिंग फिगर है वो मुझे 50,000 डेबिट साइड पे मिली। फिर वो बोल रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स आपने पे किया है, तो पे किया है तो कौन से साइड आएगा? डेबिट साइड। पे करोगे तो बैंक कम हो जाएगा ना, इसीलिए इसको कम कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में P&L के थ्रू हम लोगों के पास बाकी आ गया, जो कि करंट ईयर का मेड वाला बैलेंस आ जाता है 45,000 का। और अब जब मैंने यहाँ दोनों साइड टोटल किया तो 85,000 आ गया। मैं कह रही हूँ आपसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स का भी प्रॉपर ट्रीटमेंट एक्सप्लेन्ड है उन 2 वीडियोस में, पूरा चैप्टर ही एक्सप्लेन्ड है। अगर वो 2 वीडियो समझ आ गई तो सारी एडजस्टमेंट पूरा मतलब क्वेश्चन आप करके ही आएंगे फिर एग्जाम में, तो वो ज़रूर समझ लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें कि सबसे पहले तो हमें चाहिए होता है प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L, राइट। तो पहले तो हम वही निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो वो कैसे आएगा? 48,000 माइनस में 30,000, तो कितना आ गया? 18,000। अब इसमें क्या प्लस करेंगे? मैंने आपको इसके लिए ट्रिक बताई थी प्रपोज डिविडेंड के लिए कि प्रपोज डिविडेंड P है ना, तो इससे याद रखो कि प्रपोज डिविडेंड हम प्रीवियस ईयर का ही लेते हैं, P याद रहेगा कि प्रपोज डिविडेंड में P आता है, इसलिए हम लोग लेते भी इसको प्रीवियस ईयर वाला ही है। देखिए कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने आपको 2023 और 22 दोनों का दे रखा था, तो बच्चे गलती पता है क्या करते हैं? दोनों का डिफरेंस लिख देते हैं। यार ऐसा नहीं करना, हर जगह डिफरेंस नहीं चलेगा। देन इंटरिम डिविडेंड, ओके, जो कि कितने का था? 20,000 का। उसके बाद में प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर, जो कि अभी हमने निकाला वर्किंग नोट में, जो मेड वाला बैलेंस आया था 45,000 का। एंड देन स्टूडेंट जनरल रिजर्व, हाँ जनरल रिजर्व का हम डिफरेंस वाला अमाउंट लेते हैं, जो कि 30,000 आ रहा है। तो इन सबको प्लस करके मेरे पास 1,63,000 रुपीज़ आ गया, जो कि क्या आया है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। देखो भाई, अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट अपना फ्लो में बना पाएंगे, तो कि अब हमने सारे वर्किंग नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो सबसे पहले तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जो कि अभी हम लोगों ने निकाला वर्किंग नोट में 1,63,000 का आया। देन अब हम इसमें डेप्रीसिएशन प्लस करेंगे, जो कि इस बार हमारे लिए आसान कर दिया उन्होंने, 20,000 एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डायरेक्टली गिवन था।
देन स्टूडेंट आप एक पॉइंट देखेंगे तो लिखा हुआ है मशीनरी थी जो कि 50,000 की थी, जिसपे 30,000 का डिप्रिसिएशन लगा, उसको हमने 10,000 पे बेचा है। तो आप मेरे को एक बार खुद बताओ, मशीनरी थी 50,000 की, डिप्रिसिएशन कितना लगा 30,000 का, यानी कि अब उसकी वैल्यू कितनी थी 20,000, पर हमने बेचा कितने पे 10,000 पे, यानी कि मैंने कम बेचा ना, कम पे बेचना पड़ा मुझे, तो मुझे लॉस हो गया। तो लॉस होता है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, इसलिए मैं प्लस कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कितना प्लस करूँगी 10,000, क्योंकि 10,000 के नुकसान पे बेचा है। जिस मशीनरी की वैल्यू 20,000 की थी मैंने उसे 10,000 पे बेचा है, नुकसान हुआ है मुझे। देन गुडविल रिटर्न ऑफ, कितना आ जाएगा 25,000, यानी कि टोटल कितना प्लस हो जाएगा 55,000, जो कि आ रहा है 2,18,000। तो जो ये 2,18,000 आया है, ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, मैंने आपको अभी पढ़ते हुए क्या बताया था, ट्रेड पेबल की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि ट्रेड पेबल्स तो बढ़ रहे हैं, हमने किसी से पैसा उधार पे लिया है, बट फर्म में तो कैश आ गई ना, इसीलिए इसको प्लस करेंगे 34,000। देन इन्वेंट्रीज की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, सॉरी इन्वेंट्रीज की वैल्यू बढ़ रही है, इन्वेंट्रीज की वैल्यू बढ़ रही है यानी मैंने इन्वेंट्री खरीद ली होगी, तो इन्वेंट्री तो आ गई बट कैश चली गई, इसीलिए इसको माइनस में लिखेंगे। समझ में आया आपको? ओके, सो अब मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे इसको सॉल्व करके 1,70,000 रुपीज़, जो कि आ रहा है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अब हमने टैक्स पेड, अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पढ़ा था, टैक्स पेड बता रखा था उन्होंने आपको 35,000 का, तो वो आप माइनस कर दोगे। अल्टीमेटली अब आपके पास 1,35,000 आ रहा है, ये 1,35,000 पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बन जाएगा। अब आपका इतना पार्ट कंप्लीट हो गया है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमारी फिनिश हो गई। अब अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे जाए स्टूडेंट, तो हमने मशीनरी को बेचा है ना, मशीनरी सोल्ड तो करी, तो बैंक में तो पैसा आया होगा आपके पास, कितना, आपने बोला मैम 10,000 का बैलेंस आ गया होगा, और हम लोगों ने जो मशीनरी परचेज करी है वो कितनी अमाउंट की करी है, तो वो हमने करी है 1,30,000 की, तो परचेज किया है तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, इसीलिए हमने इसको माइनस में लिखा। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट की प्लस माइनस करके माइनस हुआ, और नेट कैश में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में मैंने यूज्ड इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा था। अब अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की तरफ मूव करें, तो हमने ये चीज़ देखी थी कि इक्विटी शेयर कैपिटल तो इंक्रीज़ हो रहा था, तो इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल को तो हम प्लस में लिख देंगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कितना है 1,00,000 से बढ़ रहा था ये। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000, तो प्लस में आ गया 1,10,000, और फिर अब माइनस की चीज़ें लिख देते हैं। एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही कम हो रहा था, तो 50,000 तो यही कम कर दो। उसके बाद में इंटरिम डिविडेंड हम लोगों ने पे किया है, जिसको मैंने ऑपरेटिंग में प्लस किया था क्योंकि ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, इसीलिए फाइनेंसिंग में माइनस करूँगी। सेम वे में प्रपोज्ड डिविडेंड, जिसको कि मैंने क्या किया था, वहाँ पे प्लस किया था, उसको मैं यहाँ पे माइनस करूँगी क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो अल्टीमेटली 1,20,000 इन टोटल यहाँ से माइनस होके मेरे पास 10,000 का बैलेंस आ रहा है, जो कि नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी नेट कैश यूज्ड ही आ गया। ठीक है ना, अब हमने नेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ निकालना है, तो देखो स्टूडेंट, ए प्लस बी प्लस सी, इन सबको करके मेरे पास 5,000 का बैलेंस आ रहा है ना। कैसे आया, ऑपरेटिंग में तो इतना था, फिर माइनस हुआ इन्वेस्टिंग का 1,20,000, और माइनस हुआ 1,20,000 मेरे पास इसका, सॉरी 10,000 मेरे पास माइनस हो गया इसका, तो अल्टीमेटली मेरे पास जो बैलेंस आ गया वो 5,000 का आ गया। ठीक है ना, अब इसमें हमने क्या किया, क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस अब पुट करना है। तो ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कितना था, 81,000 प्लस 15,000, जो कि 96,000 था, इन्हें प्लस करके आना चाहिए 1,01,000, देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो 91,000 प्लस 10,000 आ रहा है, बिल्कुल सही है, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन होता है। देखा था ना अभी, कैश का और करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन था, तो वही मैंने पुट करके देखा। तो अगर नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हम लोग का बराबर हो जाता है, उसमें ओपनिंग बैलेंस प्लस करके क्लोजिंग बैलेंस के, तो इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही आ जाता है।
ठीक है, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 में हम लोगों से कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है। तो अगर मैं सीधा यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आऊँ तो उसमें बोला गया है, डायरेक्टली बता दिया है कि भाई ओपनिंग बैलेंस पे 25% की डिप्रिसिएशन लगेगी। ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन जो कि 1 लाख रुपए की थी, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 40,000 की थी, उसे हमने 70,000 के लिए बेच दिया। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, साथ में हमारे पास मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी है, इसीलिए मैं प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर करूँगी। प्रोपोज्ड डिविडेंड मुझे 2023 और 2022 दोनों का गिवन है। उसके बाद में वो कह रहे हैं कि जो आपने नए डिबेंचर्स इशू किए हैं, यानी कि जो डिबेंचर्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट आया है 2022 से 2023 में, वो आपने 1 अक्टूबर को करे हैं। यानी कि स्टूडेंट 6 महीने के बाद करें, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने के बाद। यानी कि जो उस पर इंटरेस्ट लगेगा वो भी सिर्फ 6 महीने का ही लगेगा। कब से कब तक का? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने है ना, तो 6 महीने का ही इंटरेस्ट लगेगा डिबेंचर्स पे। ओके, तो अब हम लोग अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट हम लोगों को प्रिपेयर करना है, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। और साथ ही साथ में स्टूडेंट मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स का भी देखो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के साथ साथ में दे रखा है कि 1 लाख हमने एज इनकम टैक्स पे किया है, तो इसीलिए मैं प्रोविजन फॉर टैक्स का भी अकाउंट प्रिपेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे, जो कि एक एसेट अकाउंट है, इसीलिए इसकी ओपनिंग फिगर डेबिट साइड पे आ जाएगी 10 लाख रुपए की, और इसकी क्लोजिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ जाएगी 14 लाख रुपीज़ की। अब हमें बोला हुआ है कि जो मशीनरी थी वो 1 लाख की थी, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 40,000 थी, उसको आपने 70,000 पे बेचा। तो पहले तो 70,000 पे बेचा, नहीं कि 70,000 तो आपके पास आ गए, पर वो बिक गई तो ख़त्म हो गई उतनी मशीनरी, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा। अब आप खुद मेरे को बताना, मैम उस मशीनरी की वैल्यू ना 40,000 थी और हमने 70,000 पे बेचा, तो मैं क्या कहूँगी कि भाई तूने 30,000 का प्रॉफिट कमा लिया। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब डेप्रीसिएशन लगाने के बाद वाली वैल्यू। ठीक है, तो वो कितनी है? तो आपने कहा मैम 40,000 थी, और मैंने कहा बेचा कितने पे? 70,000 पे, यानी कि 30,000 का प्रॉफिट हो गया। फिर डेप्रीसिएशन उन्होंने क्या बोला था कि ओपनिंग बैलेंस पे 25% लगा लेना, तो मतलब 2,50,000 की आ गई डेप्रीसिएशन, है ना। और उसके बाद में मैंने इधर का टोटल किया तो 17,20,000 आ रहा है, तो इधर भी इतना ही आना चाहिए, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई और हमें परचेज का अमाउंट मिल गया। अब प्रोविजन फॉर टैक्स देखूँ तो ये एक लाइबिलिटी अकाउंट है, तो ओपनिंग फिगर आई क्रेडिट साइड पर और क्लोजिंग फिगर आई डेबिट साइड पे। फिर उन्होंने बोला हुआ है पे किया है, तो पे किया है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, और बैंक के थ्रू पेमेंट हुई होगी, इसलिए मैंने बैंक अकाउंट लिख दिया। बैलेंसिंग फिगर मेरे पास आ गई मेड फॉर द करंट ईयर 1,60,000 रुपये की प्रोविजन फॉर टैक्स की। पता है एक फ़ायदा होता है इन अकाउंट्स का, ये अकाउंट्स का जो फॉर्मेट है, जो आंसर निकलने का एक तरीका है ना, वो हर बार सेम ही रहता है, बदलता ही नहीं है। ठीक है, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स अभी मैंने बनाया था, आप भी बनाओगे ना तो ऐसे ही आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग पेड मेड, वो यही रहता है। बस वो 2 वीडियोस देख लीजिए, आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, 100% अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अब अगर मेरे को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना है, तो अब सबसे पहले मैंने सरप्लस देखा नोट्स टू अकाउंट के पॉइंट नंबर 2 में 2 लाख माइनस 1,20,000 80,000 आ गया। देन प्रपोज डिविडेंड गिवन था, मैंने बताया था प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का लेते हैं, मैंने ले लिया। ओके, देन जनरल रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो जनरल रिजर्व भी मैंने ले लिया, 4 लाख माइनस 3 लाख, जो कि 1 लाख रुपए का आ गया, नोट्स टू अकाउंट में गिवन है। एंड देन प्रोविजन फॉर टैक्स तो हमने अभी वर्किंग नोट से निकाला, तो 5,40,000 मेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ गया। अब कई बच्चे क्या बोलते हैं, मैम इसका फॉर्मेट याद नहीं हो रहा। यार समझ लो ना फॉर्मेट को, एक एक चीज़ का रीज़न समझ लो, और जितने क्वेश्चन अपनी बुक में है ना आपके 56, बस ये सॉल्व कर लो, हो जाएगा। और बहुत आसान चैप्टर और फुल स्कोरिंग चैप्टर है एग्जाम में, और आएगा भी ज़्यादा नंबर का, तो करना तो है यार, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है इसको। ओके गाइस, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमने अभी निकाला। उसके बाद में डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी उन्होंने बोला हुआ था ना कि ओपनिंग बैलेंस पे 25%, वो हमने निकाल लिया था। देन मैंने आपको बताया था कि डिबेंचर्स के ऊपर जो आप इंटरेस्ट लगाएंगे वो 6 महीने का लगाएंगे, क्योंकि उसे अक्टूबर में इशू किया गया है।
है ना। इसीलिए मैंने 4 लाख पे 10% लगाया, बट 6 महीने के। तो पता है क्या होता है, जब हम एग्जाम में पॉइंट पढ़ते हैं हम सोचते हैं अरे क्या फालतू का पॉइंट दे रखा है, फालतू का नहीं होता, वो बहुत ज़रूरी होता है, उस पर ध्यान दिया करो, वरना आप यहाँ पे पूरे महीने का ले लेते हो और ये गलत हो जाता है ना। तो अब यहाँ पे मेरे पास आया 8,10,000। देन हमें मशीनरी पे गेन हुआ था, तो गेन को हम माइनस करते हैं, तो मेरे पास अब प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। देन स्टूडेंट, अगर मैं करंट लाइबिलिटी की बात करूँ तो वहाँ पे मेरे पास है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स की वैल्यू मेरे पास पिछले साल से इस साल में कम हो गई है, तो अगर करंट लाइबिलिटी कम होती है तो उसे माइनस कर देते हैं। और वही सेम स्टूडेंट, करंट एसेट्स में मेरे पास इन्वेंट्रीज हैं, इन्वेंट्रीज की वैल्यू पिछले साल से इस साल में बढ़ गई है, तो करंट एसेट्स बढ़ने पे माइनस हो जाते हैं। और जो ट्रेड रिसीवेबल उनकी वैल्यू पिछले साल से इस साल में कम हो गई है, तो करंट एसेट्स के कम होने पे हम लोग प्लस कर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने तीनों इस आइटम का ट्रीटमेंट करा, तो मेरे पास नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। देन टैक्स पेड ऑलरेडी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था, वो मैंने माइनस किया, तब फाइनली मेरे पास आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ गया। अब अगर मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पर चलूँ तो मैंने मशीनरी को बेचा है, तो मेरे पास कैश आई होगी, इसीलिए मैंने 70,000 को पॉजिटिव में लिखा। फिर स्टूडेंट, हमने मशीनरी परचेज करी थी, अभी निकाला था, तो इसको माइनस कर दो। लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि हमने परचेज कर लिया होगा, तो इसको भी आप माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसलिए कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बन जाएगा। देन अगर मैं आपसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करूँ तो शेयर कैपिटल की वैल्यू बढ़ रही थी, इसलिए मैंने इसे पॉजिटिव में लिखा। शेयर मतलब शेयर जैसे कोई खरीदता है ना हम लोगों से, तो हम लोगों के पास तो कैश आ जाती है, इसीलिए इसको हम प्लस में लिख देते हैं, तो हमने प्लस में लिख दिया 20 लाख माइनस 16 लाख। देन अगर मैं डिबेंचर्स की बात करूँ तो डिबेंचर्स हमारे इंक्रीज हो रहे थे, लोन लिया बट फॉर्म में कैश आई, तो प्लस में लिखा। देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और प्रपोज डिविडेंड दोनों फाइनेंसिंग का पार्ट होते हैं, इसलिए फाइनेंसिंग में माइनस होते हैं और ऑपरेटिंग में प्लस हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए मैंने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ लिखा। देन हम देखेंगे कि नेट इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ, तो पहले तो ऑपरेटिंग में प्लस, फिर फाइनेंसिंग में इन्वेस्टिंग में माइनस, एंड देन फाइनेंसिंग में प्लस। तो अल्टीमेटली इन दोनों को प्लस करके मैंने जब इसमें से 12,20,000 को माइनस करा, तो मेरे पास 2 लाख का बैलेंस यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था। उसके बाद मैं गई, मैंने जाके चेक करा, तो मेरे को स्टूडेंट सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ही गिवन है कैश का, और हमारा भी यहाँ पे नील आ रहा है, प्लस माइनस जीरो आ रहा है, और क्वेश्चन में भी जीरो ही था। इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।